हेलो गाइस, वेलकम टू बिकी ट्यूटोरियल्स। और आज हम लोग करने वाले हैं विस्टास बुक से चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है द एनिमी और इसके जो राइटर है वो है पर्ल एस बक। और आज का जो वीडियो है वो है पार्ट 1 इस चैप्टर के ऊपर। तो चूँकि ये चैप्टर बहुत ही लंबा है तो इसको अलग अलग पार्ट में कवर किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिफोर यू रीड, इट इज़ द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर। तो इस स्टोरी में जब लिखा गया है तब क्या हो रहा है, वर्ल्ड वॉर हो रहा है और खासकर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बात हो रहा है यहाँ पर। और आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ कब था? बिटवीन 1939 एंड 1945, इन दोनों ईयर के बीच हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इसमें होता क्या है कि एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉस्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट। प्रिजनर ऑफ वॉर मतलब एक ऐसा इंसान जो युद्ध में बंदी बना लिया जाए। तो यहाँ पर एक अमेरिकन है जो युद्ध में बंदी बन गया है, प्रिजनर बन गया है और वो अधमरे हालत में, इन अ डाइंग स्टेट, मरने वाला ही है, उस हालत में पहुँच गया है अशोर, किनारे पर पहुंच गया है, समुद्र किनारे। पानी उसको ढकेल के लाया हुआ है वहाँ पर। एंड इज़ फाउंड एज एट द डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर। और क्या होता है कि वहाँ पर वो कोस्ट पर ही एक जापानीज डॉक्टर का घर होता है और उसके घर के ठीक सामने वो इंसान आके पड़ा हुआ होता है। तो शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर तो और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पैट्रियट। और आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन लोग और जापानीज लोग कट्टर दुश्मन थे। ये दोनों देश के बीच में लड़ाई हुआ था बहुत। तो अब ये जापानीज डॉक्टर जो है वो कश्मकश में पड़ जाता है कि क्या वो डॉक्टर होने का नाते उसको बचाना चाहिए या फिर एक पैट्रियट देशभक्त होने का नाते उसको पुलिस को आर्मी को हैंड ओवर कर देना चाहिए। तो ये कश्मकश इस स्टोरी में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं वो डॉक्टर क्या करता है और कैसे क्या होता है, देखते हैं इस स्टोरी में। तो शुरू करते हैं। डॉक्टर सदाओज होकीज हाउस वॉज बिल्ड ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट। तो वो जो जापानीज डॉक्टर था उसका नाम यहाँ पर आ गया है डॉक्टर सदाओ होकी, यह नाम आपको याद रखना है। तो इनका जो घर है वॉज बिल्ट ऑन द स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट। तो जापान के कोस्ट में उनका घर बना हुआ है। कोस्ट का मतलब होता है कि द एरिया ऑफ लैंड नियर द सी, वेयर एज अ लिटल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड। और ये डॉक्टर सदाओ जो थे यहीं पर बचपन से खेलते हुए बड़े हुए हैं। द लो स्क्वायर्ड स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच दैट वाज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स। तो इनका जो घर है वो लो है, कम हाइट का है, स्क्वायर शेप का है, स्टोन हाउस ज़्यादातर मैक्सिमम पत्थरों से बना हुआ है। वह सेट अपॉन रॉक्स, और ये उनका घर जो था वो पत्थर पे सेटअप किया गया था, रॉक्स पे सेटअप किया गया था। वेल अबव द नैरो बीच, और जो बीच है उसका हाइट से थोड़ा ऊपर में इनका घर बना हुआ था। और वो बीच जो था दैट वाज आउटलाइंड विथ बेंट पाइप्स, और वो बीच के चारों तरफ क्या लगा हुआ था? पाइन्स आपको पता है क्या होता है? चीड़ का पेड़ को बोलते हैं पाइन्स। तो इस टाइप के पेड़ लगे हुए थे और ये पेड़ जो होता है थोड़ा झुका हुआ था, बेंट था। तो ऐसा यहाँ पे सीन बताया जा रहा है। एज अ बॉय सदाओ हैड क्लाइम द पाइन्स। तो सदाओ जब छोटे थे तो वो इन चीड़ के पेड़ों पे चढ़ते थे। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, वो भी नंगे पाँव चढ़ते थे। एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइम फॉर कोकोनट। तो जब वो साउथ सी में भी गए थे तो देखे थे कि वहाँ पे जो लोग थे जो नारियल तोड़ते थे ऊपर चढ़ के, तो वैसा ही इन्होंने भी सीख लिया था और वैसे ही सीख के ये भी पाइन्स के जो ट्री थे उस पर चढ़ते थे, ये भी नंगे पैर। His father had taken him to the islands of those seas and never had failed to say to the little brave boy at his side, "Those islands yonder, they are the stepping stones to the future for Japan." तो सदाओ के जो पिताजी थे वो उन्हें कहाँ ले जाते थे? आइलैंड्स ऑफ दोज सीज, ये जो साउथ सीज था उसके आइलैंड पे ले जाते थे। आइलैंड आपको पता है कि अगर सी में कोई एक लैंड मास उठा हुआ है तो उस लैंड मास को बोलते हैं आइलैंड। तो वो आइलैंड ले जाते थे और बोलते थे कि, और हमेशा ये बोलने में चूक नहीं करते थे, मतलब हमेशा बोलते थे कि दोज आइलैंड्स यॉन्डर, बोले कि देखो वो आइलैंड्स वहाँ पे, यॉन्डर मतलब देयर, लेकिन देखो वो आइलैंड वहाँ पे है। दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर ऑफ जापान, बोलते थे कि यही सफलता की सीढ़ी है। स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर ऑफ जापान मतलब जापान का जो फ्यूचर है वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है, मतलब यही जापान को बहुत आगे लेके जाएगा। यही कौन? आइलैंड्स ऑफ साउथ सीज। तो ये उनके पापा उनसे बोलते थे। तो सदाओ तो उस समय बच्चे थे तो वो पूछते थे कि वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली। तो सदाओ अपने भोलेपन में वो पूछ देते थे कि पापा ये हम लोग को कहाँ ले जाएगा, ये आइलैंड हम लोग को कौन सा रास्ता कहाँ पे लेके जाएगा? हु नोज, हिज फादर हैड आंसर्ड। लेकिन उसके पिताजी जवाब देते थे क्या पता कहाँ ले जाए। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हमारा फ्यूचर कौन लिमिट कर सकता है? हमारा फ्यूचर तो
इनफाइनाइट है, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, वो सब हम पे निर्भर करता है कि हम अपने जापान का फ्यूचर कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो उसके पिताजी ये जवाब दिए थे उस समय। तो ये थोड़ा पास्ट का बात बताया जा रहा है कि सीन कैसा है और उनका बचपन कैसे गुजरा। सदाव हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, तो सदाव ने इस बात को अपने मन में बैठा लिया कि इंसान का फ्यूचर का कोई लिमिट नहीं है। एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, तो उसके पिताजी उसको जो भी बोलते थे करने के लिए वो हर वो काम करता था, उनका हर बात को मानता था। हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विथ हिम, और उसके पिताजी उसके साथ कभी भी कोई मजाक नहीं करते थे, कभी भी खेलते नहीं थे। बट हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन, लेकिन वो पिताजी अपने बेटे के लिए इनफाइनाइट पेन्स होके गुजरते थे, बहुत सारे दुख दर्द को सहते थे ताकि उसका बेटा क्या हो जाए, एक खुशहाल जीवन जी पाए। सदाव न्यू डैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, सदाव को ये बात पता था कि उसके पिताजी के लिए उनका एजुकेशन जो है, सदाव का एजुकेशन वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका, और इसीलिए सदाव जब 22 साल के हो गए, 22 ईयर्स के हो गए, तब उन्हें कहाँ भेजा गया, अमेरिका भेजा गया। टू लर्न ऑल डैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, उनको हर चीज़ पढ़ाया गया जो सर्जरी और मेडिसिन से रिलेटेड में पढ़ाया जाता है। मतलब डॉक्टरी का पढ़ाई पढ़ने चले गए वो 22 साल की उम्र में, अमेरिका चले गए वो भी। ही हैड कम बैक एट 30, और जब वो 30 साल के हो गए तो वापस आए वो जापान में। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाव बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट, और उनके पिताजी मरते मरते सदाव को ना ही एक बेटर सर्जन के रूप में देखे बल्कि एक उभरते हुए साइंटिस्ट के रूप में भी देख चुके थे। मतलब पिताजी का मरने से पहले डॉक्टर सदाव जो थे वो एक बहुत अच्छे सर्जन जाने माने बन गए थे और एक साइंटिस्ट भी बन गए थे। Because he was performing a discovery which would render wounds entirely clean, he had not been sent abroad with the troops. तो चूँकि वो एक डिस्कवरी पे काम कर रहे थे, और वो डिस्कवरी क्या से रिलेटेड था कि वो कोई भी टाइप के वुंड, मतलब कोई भी टाइप का घाव हो उसको साफ़ कर देंगे पूरी तरीके से, वो इस डिस्कवरी पे काम कर रहे थे। उसीलिए he had not been sent abroad with the troops, उन्हें ट्रूप्स के साथ, आर्मी के साथ नहीं भेजा गया युद्ध पे। अब युद्ध पे ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्मी का ज़रूरत पड़ता है, डॉक्टर्स का भी ज़रूरत पड़ता है ताकि कोई घायल हो जाए तो उनका इलाज करने के लिए। तो डॉक्टर सदाव को नहीं भेजा गया क्योंकि उस समय वो एक डिस्कवरी पे काम कर रहे थे। ऑल्सो ही न्यू देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर ए कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, और उनको ये भी बात पता था कि एक थोड़ा सा खतरा है ओल्ड जनरल के ऊपर। जनरल बहुत ही ऊंचे पद के होते हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा खतरा है और इनको क्या एक ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ता, और फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, और अभी उनका इलाज चल ही रहा था और उस इलाज में हो सकता था कि आगे चल के ऑपरेशन करना पड़े। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाव वॉज बीइंग केप्ट इन जापान, और इसी संभावना के लिए कि जनरल को आगे चल के ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ेगा, सदाव जापान में ही रुक गया, वो ट्रूप के साथ नहीं गया। तो बोल सकते हैं कि सदाव 2 रीज़न से ट्रूप के साथ नहीं गए। पहला रीज़न क्या था कि नंबर 1 ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स इंटायरली क्लीन, ऐसा डिस्कवरी कर रहे थे जिससे वुंड्स जो है वो पूरी क्लीन हो जाए। और दूसरा उनका रीज़न क्या था नहीं जाने का कि एक ओल्ड जनरल थे और उनको हो सकता कि ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े, और इसीलिए उनका इलाज करने के लिए सदाव जापान में ही रुक गए, वो नहीं गए ट्रूप के साथ में। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आप आगे बढ़ते हैं। क्लाउड्स वेयर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, और अभी अब फिर प्रेजेंट सीन पे आ गए हैं। अभी तो हम लोग को पास्ट बताया गया, अब आते हैं मौजूदा हालात में क्या होता है। अभी तो प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि क्लाउड्स वेयर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, तो ओशन से बादल निकल रहे थे, मतलब वाटर वेपर से भाप बन के बादल बन गया था। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, और पिछले कुछ दिनों से अनएक्सपेक्टेड वार्मथ, बहुत ज़्यादा गर्मी था और उसके कारण से रात में क्या हुआ, एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग, बहुत ज़्यादा कुहासा आ गया था फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, ठंडे ठंडे हवा के साथ में कुहासा भी बहुत ज़्यादा आ गया था। सदाव वॉज मिस्ड हाइड आउटलाइंस ऑफ अ लिटिल आइलैंड नियर द शोर, तो सदाव देख रहे थे अपने घर में ही खड़े होके कि कैसे वो जो मिस्ट मतलब फॉग जो है वो कैसे धीरे धीरे वो एक आइलैंड था उसका आउटलाइन बाउंड्री को कैसे ढके जा रहा है, वो मतलब फॉग से हर चीज़ धुंधला धुंधला होते जा रहा है, कुछ क्लियर दिख नहीं रहा है वहाँ पर। एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, और वो जो मिस्ट है मतलब फॉग जो है वो धीरे धीरे क्रीपिंग मतलब रेंगते हुए आए जा रहा है बिलो द हाउस, घर के ठीक नीचे तक पहुँच गया है। आपको पता है उनका घर तो थोड़ा ऊंचा बना हुआ है, तो घर के ठीक नीचे तक पहुँच गया है वो फॉग। रीदिंग अराउंड द पाइन्स, रीदिंग मतलब कवरिंग,
सराउंड, और जितने भी वो चीड़ के पेड़ थे, पाइन्स के ट्रीज थे, उनको सब सराउंड कर चुका है। इन अ फ्यू मिनट्स, और कुछ ही मिनटों में, फॉग वुड बी रैप्ड अराउंड अबाउट द हाउस टू, और वो जो कुहासा जो है वो पूरा उनको घर को भी ढक लेगा। देन ही वुड गो इन टू द रूम, और उसके बाद वो डॉक्टर जो थे सदाव, वो अपने रूम में जाएंगे। वेयर हैना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विथ द 2 चिल्ड्रेन, और जब रूम में जाएंगे तो वहाँ पे उनको हैना मिलेगी, और हैना उनकी पत्नी का नाम है, हिज वाइफ, और वो पत्नी इंतज़ार कर रही होगी अलॉन्ग विथ 2 चिल्ड्रेन, 2 बच्चों के साथ में। तो इतना तो समझ गए कि डॉक्टर सदाव के फैमिली में फ़िलहाल डॉक्टर सदाव है, उनकी वाइफ है हैना, और 2 बच्चे हैं। अब आगे देखते हैं। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपनड एंड शी लुक्ड आउट, और तभी क्या हुआ कि हैना खुद ही बाहर आ गई दरवाजे खोल के, और वो बाहर देखती है अ डार्क ब्लू वुलन होडी ओवर हर किमोनो। तो आपको पता है कि जापानीज लोग किमोनो पहनते हैं, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे किमोनो कैसे ड्रेस कैसा होता है। तो उसके ऊपर वो होडी पहनी हुई थी। होडी का मतलब होता है अ लूज आउटर गारमेंट वॉर्न ओवर द किमोनो। किमोनो के ऊपर एक ढीला ढाला कपड़ा पहनते हैं, तो वही पहनी हुई थी। सी केम टू हिम एफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हीज एज ही स्टूड, और वो काफ़ी प्यार से आती है उसके पास में, और अपने बाहों में बाहें डाल लेती है उनके साथ में। वो खड़े थे उस समय। एज ही स्टूड स्माइल्ड एंड सेड नथिंग, तो डॉक्टर सदाव खड़े थे और मुस्कुराए वो भी, और कुछ भी बोले नहीं। ही हैड मेट हैना इन अमेरिका, बताया गया कि उनका शादी कैसे हुआ। तो बोला जा रहा है कि वो हैना से कहाँ मिले थे, अमेरिका में मिले थे। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज, लेकिन वो तब तक उनसे प्यार नहीं किए। डॉक्टर सदाव हैना से तब तक प्यार नहीं किए, तब तक कि जब तक उन्हें पता न चल गया कि दैट शी वॉज जापानीज, क्योंकि जापान लोग में ये कल्चर होता है कि वो लोग खुद के काज से ही शादी करते हैं। तो जब उनको कंफर्म हो गया कि हैना जापानीज ही है, तब वो उनसे बात को आगे बढ़ाए। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, और एक रीज़न ये भी था कि उनके पिताजी का ये सख्त ऑर्डर था कि उनका जो बहू होने वाला है वो प्योर रेस का ही होना चाहिए, उनका खुद का जात का होना चाहिए, नहीं तो वो नहीं अपनाएंगे। ही वॉन्डर्ड ऑफन whom he would have married if he had not met हैना। तो डॉक्टर सदाव अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हैना उनकी लाइफ में नहीं आती तो और वो किससे शादी कर सकते थे। बट एंड बाई वॉट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, बाई चांस लिटरली एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस। और ये काफ़ी लक का बात है, काफ़ी लकीली उनका मुलाकात हैना से हुआ था, और उनका मुलाकात हैना से कहाँ पर हुआ था, अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस। एक अमेरिकन के प्रोफेसर थे, अमेरिका के प्रोफेसर, उनके घर में मुलाकात हुआ था। The professor and his wife had been kind people, anxious to do something for their few foreign students. वो जो अमेरिकन प्रोफेसर थे और उनकी पत्नी जो थी वो काफ़ी दयालु लोग थे, और वो लोग काफ़ी एंग्शियस मतलब कीन थे, मतलब इच्छा से काम करने के लिए ये होते थे। उनका मन क्या था कि टू डू समथिंग फॉर देयर फॉरेन स्टूडेंट। वो लोग हमेशा चाहते थे कि कुछ जो बाहर से दूसरे देश से जो लोग आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, उनका वो हमेशा हेल्प करना चाहते थे। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, और स्टूडेंट जो लोग होते थे वो लोग बोरिंग तो होते थे इन टीचरों से और उनकी पत्नी से, प्रोफेसर और उनकी वाइफ से बोर होते थे, लेकिन फिर भी वो लोग एक्सेप्ट करते थे उनका काइंडनेस, उनके घर जाते थे, उनसे बात करते थे। सदाव हैड ऑफन टोल्ड हैना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्डलीज हाउस दैट नाइट, और वो प्रोफेसर का नाम अब पता चल रहा है कि प्रोफेसर हार्डली थे। तो सदाव अक्सर ये बताते हैं हैना को कि कैसे वो उस दिन प्रोफेसर के घर नहीं जाने वाले थे, मतलब बाई चांस चले गए उनका घर। द रूम्स वर सो स्मॉल, द फूड सो बैड, द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, और कुछ बुराई गिनाया जा रहा है प्रोफेसर के बारे में। प्रोफेसर का जो घर था, उनका रूम जो था वो काफ़ी स्मॉल था, खाना इतना बेकार था, और प्रोफेसर की जो पत्नी थी वो कितनी वॉल्यूबल मतलब वन हु स्पीक्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, वो टॉकेटिव थी बहुत प्रोफेसर की वाइफ। बट ही हैड गॉन, लेकिन फिर भी सदाव आ गए थे प्रोफेसर के घर में। एंड देयर ही हैड फाउंड हैना, और तभी उनका मुलाकात हैना से हुआ था। अ न्यू स्टूडेंट, वो एक न्यू स्टूडेंट थी। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वेर एट ऑल पॉसिबल, तभी उनको महसूस हो गया कि अगर पॉसिबल हुआ, अगर ये हैना जापानीज़ हुई तो उनको उनसे प्यार हो जाएगा। तो ये बताया गया उनका मुलाकात कैसे हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं प्रेजेंट सीन में। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म, अब उनको पता चलता है कि हैना बाहों में बाहें डाल के खड़ी हुई है। एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम, और उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था जब हैना का हैंड उनसे जब टच हो रहा था, तो उनको काफ़ी अच्छा फीलिंग आ रहा था।
इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव 2 चिल्ड्रेन। और ऐसा नहीं है कि उनका शादी नया नया हुआ है, उनका शादी काफ़ी साल हो गया उनका शादी किए हुए, और अभी उनके 2 बच्चे भी हो गए हैं। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हेडलेसली इन अमेरिका। और इसका रीज़न ये है कि अमेरिका में वो लोग हेडलेसली मतलब केयरलेसली ऐसे ही शादी नहीं कर लिए थे। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल। उन्होंने पहले अपना पढ़ाई पूरा किया। एंड हैड कम होम टू जापान। फिर वो अपने घर आ गए जापान में। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन ओल्ड जापानीज वे। और जब उनके पिताजी हैना से मिले, उनको जब पसंद आ गए, तब उनका पूरे रीति रिवाज के साथ ओल्ड जापानीज वे के साथ इन दोनों का शादी हुआ था। ऑल्दो सदाओ एंड हैना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर एंड। भले ही सदाओ और हैना हर चीज़ पहले से फिक्स कर चुके थे, लेकिन फिर भी पिताजी अच्छे से देख के शादी करवा दिए। दे वर परफेक्टली हैप्पी। दोनों काफ़ी खुश थे। सी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म। तो हैना क्या करती है, अपने गाल को जो है वो उनके हाथों के साथ बाहों में सटा देती है। इट वॉज एट दिस मोमेंट डैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। तो तभी क्या होता है कि अब मेन स्टोरी चालू हो रहा है। तभी क्या होता है कि उस फॉग में से एक समथिंग ब्लैक, कुछ काले रंग का कोई चीज़ निकलता हुआ दिखता है उन दोनों को किसको, सदाओ को और हैना को। इट वॉज अ मैन। वो एक इंसान का आउटलाइन था, इंसान थे वो। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन। ऐसा लग रहा था कि ओशन उसको फेंकी है बाहर। फ्लंग, हाँ, लग रहा था कि फेंकी है। इट सीम्ड टू हिज फीट बाई अ ब्रेकर। लग रहा था कि एक ब्रेकर उसे बाहर फेंका है। ब्रेकर मतलब होता है लहर, वेव, समुद्र का लहर है, उसको लग रहा है बाहर फेंकी है। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स। वो कुछ स्टेप्स आगे चलता है। स्टैगर्ड मतलब वॉक अनस्टेडीली एज इफ अबाउट टू फॉल। लड़खड़ाते हुए कुछ स्टेप चलता है वो इंसान आगे थोड़ा सा। हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट। और जैसे जैसे वो आगे आया तो उसका शरीर अच्छे से दिखने लगता है, उसका आउटलाइन दिखने लगता है। हिज आर्म्स अबव हिज हेड। और वो अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखे हुए हैं, और हो सकता है कि सिर पे चोट लगा हो। देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन। और फिर वो ओस इतना तेज़ हो जाता है कि वो फिर उसको ढक लेता है कुहासा से, फिर वो ढक जाता है, फिर नहीं दिखता है। हु इज डैट, हैना क्राइड। तो हैना बोलती है कि कौन है वहाँ पर। सी ड्रॉप्ड सदाउस आर्म। तो हैना जो है वो सदाओ का जो हाथ पकड़ी हुई थी वो अब छोड़ दी। एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द बरांडा। और दोनों ही बरांडा का जो रेलिंग है उस पर झुक के देख रहे हैं कि थोड़ा पास जाके देख रहे हैं कि कौन था वहाँ पर। नाउ दे सॉ हिम अगेन। और वो इंसान फिर से दिखता है वो इंसान। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड एंड नीज क्रॉलिंग। और वो मैन अपने घुटनों पे और अपने हाथों के बल रेंगता हुआ चल रहा है, अब उसमें सीधा खड़ा होने का शक्ति नहीं था। देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर। फिर वो देखते हैं कि वो इंसान क्या हुआ, अपने फेस के बल नीचे गिर गया। एंड लाई देयर। और फिर वहाँ पे गिरा ही पड़ा रह गया, रेंगना भी बंद हो गया। अ फिशरमैन परहैप्स, सदाओ सेड। तो सदाओ बोलते हैं कि हो सकता है एक मछुआरा हो। वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट। हो सकता है कि उसका नाव दह गया हो और वो पानी में गिर गया वो। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम हैना केम। वो जल्दी जल्दी सीढ़ी से उतरते हैं नीचे और उसके पीछे पीछे हैना भी उतरी। हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग। और वो क्या पहनी हुई है, किमोनो पहनी हुई है, तो उसका जो स्लीव है वो काफ़ी ढीला ढाला होता है, तो वो भी उड़ता हुआ हवा में उड़ता हुआ आ रहा है। अ माइल और 2 अवे ऑन ईदर साइड देर वर फिशिंग विलेजेस। और सदाओ के जो डॉक्टर सदाओ का जो घर था उनके दोनों साइड में 1 मील या फिर 2 मील दूरी पर कुछ मछुआरों लोग का घर था, जहाँ पे मेनली फिशरमैन लोग रहते थे। बट हेयर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट। लेकिन फिलहाल आज प्रेजेंट का सीन में जहाँ पे सदाओ का घर है वहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ कोस्ट है वहाँ पर। अब वो काफ़ी खाली सा है। डेंजरस विथ रॉक्स। और सिर्फ खतरनाक बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं वहाँ पर। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विथ रॉक्स। सर्फ मतलब होता है कि बबल्स। जब पानी बहुत तेज़ लहरें आती है तो पत्थर में टकरा के बहुत सारा बबल्स उठता है ऊपर में, तो उसको बोलते हैं सर्फ। तो उस सर्फ के नीचे कांटेदार मतलब कांटे जैसा चुभने वाला रॉक्स था वहाँ पर। समहाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू देम। किसी भी तरह वो जो इंसान था जो आया हुआ है अभी गिरा पड़ा हुआ है, वो इंसान किसी भी तरह मैनेज करके आके अभी वहाँ पे पड़ा हुआ था। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न। वो पक्का बुरी तरीके से घायल होगा, क्योंकि उतना स्पाइक्ड रॉक्स में चलना आसान नहीं होता है। दे सॉ व्हेन दे केम टुवर्ड हिम दैट इंडीड इट वॉज सो। तो जब वो दोनों सदाओ और हैना दोनों पास आके देखे वो इंसान को, तो सच में वो इंसान बुरी तरीके से घायल था। और वो पता कैसे चला। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी अ स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रू इट।
वो इंसान के बगल में जो मिट्टी था, सैंड था, वो उसके खून के कलर से रेड हो गया था एक साइड में। तो उससे पता चल गया कि ये इंसान बुरी तरीके से घायल है। ही इज़ वुंडेड, सदाव एक्सक्लेम्ड। तो सदाव बोलते कि अरे ये तो घायल है। ही मेड हेस्ट टू द मैन, वो जल्दी से गए उस इंसान के पास। हु ले मोशनलेस, जो कि एकदम बेहोशी के हालत में पड़ा हुआ था। हिज फेस इन द सैंड, और उसका चेहरा एकदम मिट्टी में धंसा हुआ था। एन ओल्ड कैप स्ट्रक टू हिज हेड सोक्ड विथ सी वाटर, और वो एक टोपी पहना हुआ था और वो टोपी पूरा भीगा हुआ था, सी वाटर उसमें भरा हुआ था। ही वॉज इन वेट रैक्स ऑफ गारमेंट, और वो काफ़ी फटा चिटा कपड़ा पहना हुआ था। सदाव स्टॉप, सदाव रुके वहाँ पर। हैना एट हिज साइड, और हैना उनके बगल में खड़ी हुई है। एंड टर्न द मैन्स हेड, और उनको पलट के देखते हैं, उनका चेहरा देखते हैं उनको, उस इंसान का। दे सॉ द फेस, चेहरा देखते हैं, और चेहरा देखते ही मुंह से आवाज़ निकलता है, अ वाइट मैन। हैना विस्पर्ड, हैना बोलती है धीरे से कि अरे ये तो वाइट मैन है। वाइट मैन मतलब एक अमेरिकन है ये तो। और आपको पता है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम में लिखा गया है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है, तो और उस समय अमेरिका और जापान में काफ़ी कट्टर दुश्मनी था। तो ये लोग तो है जापानीज, और वहाँ पे आ गया है एक अमेरिकन। अब देखते हैं ये लोग हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं। यस इट वॉज अ वाइट मैन, हाँ एक वाइट मैन था, एक अमेरिकन था। द वेट कैप फेल अवे, उनका जो टोपी है उस मैन का, वो टोपी गिर गया नीचे। एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर, और टोपी के नीचे ठीक पीला पीला चूल था उनका, बाल। लॉन्ग एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, और वो बाल काफ़ी लंबे हो गए थे क्योंकि वो पिछले कुछ सप्ताह से कट नहीं किए गए थे। एंड अपन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वॉज अ रफ येलो बियर्ड, और उसका जो चेहरा था वो काफ़ी यंग दिख रहा था, काफ़ी कम उम्र का था, और लेकिन टॉर्चर किया हुआ था, उसको बहुत ज़्यादा दिख रहा था उसके चेहरे से ही। वॉज अ रफ येलो बियर्ड, और उनका जो बियर्ड था, दाढ़ी जो था वो भी येलो कलर का था। ही वॉज अनकॉन्शियस, वो बेहोशी की हालत में था। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और उसे कुछ पता नहीं है कि बाकी उनके साथ क्या हुआ, उस इंसान के साथ क्या हुआ। मतलब ये पैरा में सिर्फ इतना बताया गया है कि वो एक अमेरिकन है। कैसे पहचाना गया एक अमेरिकन है? एक तो उनका चेहरा वाइट है बहुत, और ऊपर से येलो हेयर है और येलो बियर्ड है। ये सब चीज़ से पता चला कि वो एक अमेरिकन है, एक वाइट मैन है। नाउ सदाव रिमेंबर्ड द वुंड, अब सदाव को याद आता है कि अरे इसको तो चोट भी लगा है, इतना खून भी बहा है। एंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर ही बिगैन टू सर्च फॉर इट, और वो तो काफ़ी एक्सपर्ट थे इस सब चीज़ में, तो उनका जो फिंगर था वो अपने आप मूव करने लगा और ढूंढने लगा कि कहाँ पे घाव है। रात का समय था तो उनको दिखता नहीं रहेगा, हाथ से फील करके पता करेंगे कि कहाँ पर घाव है। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, तो जैसे ही वो एक जगह छूते हैं तो वहाँ से पूरा खून निकलने लग जाता है और काफ़ी फ्रेश ब्लड निकलने लग जाता है। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाव सॉ डैट अ गन वुंड हैड बीन रीओपन्ड, तो उस इंसान का राइट साइड में और कमर से थोड़ा ऊपर उनको पता चलता है कि एक गन लगा हुआ है उस इंसान को, और वो गन का जो घाव था वो फिर से खुल गया है। मतलब पहले घाव में कुछ पट्टी उट्टी किया होगा, अभी वो घाव खुल गया है फिर से। द फ्लेश वॉज ब्लैकेंड विथ पाउडर, और वो इंसान जो था जब पट्टी किया होगा तो हो सकता है कोई पाउडर उडर डाल के वो घाव को भरा होगा, तो वो का जो फ्लेश था, मांस था, वो काफ़ी काला हो गया था पाउडर से। Sometime not many days ago the man had been shot and had not been tended, तो डॉक्टर सदाव जो थे वो काफ़ी एक्सपर्ट थे और बता देते हैं कि इंसान को कुछ दिन पहले ही गोली लगा है, और ज़्यादा दिन नहीं हुआ है गोली लगा हुआ, और उसको गोली लगने के बाद ठीक से इलाज नहीं किया गया है इसका। टेंडेड मतलब इलाज नहीं किया गया, नॉट केयर्ड आफ्टर, नॉट लुक्ड आफ्टर। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड, और गोली तो लगा सो लगा, और बुरा किस्मत ये भी हुआ कि बैड चांस ये भी हुआ कि वो जो इंसान वो पत्थर से गुजर के आया, रॉक से, और आपको पता है वो रॉक्स क्या थे, काफ़ी स्पाइक्ड थे, मतलब कांटेदार थे, और वो उसमें से एक रॉक क्या हुआ, उनको वो घाव में ही लग गया, जहाँ पे गोली लगा था उसी में एक रॉक जाके लग गया है, तो वो घाव और भी ज़्यादा तेज़ हो गया है। ओ हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, हैना विस्पर्ड अगेन इन अ सोलेम वॉइस, सोलेम मतलब सीरियस, काफ़ी सीरियस होके हैना बोलती है कि देखो कितना खून निकल रहा है। द मिस्ट स्क्रीन देम नाउ कम्प्लीटली, और वो जो मिस्ट था, कुहासा था, वो पूरा तरीके से इन तीनों को ढक लेता है। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन कैम बाई, और ये ऐसा टाइम था कि वहाँ पे कोई आसपास गुजर नहीं रहा था। द फिशरमैन हैड गॉन होम, जितने भी मछुआरे लोग थे वो सब घर चले गए थे। एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स, बीच कॉम्बर्स मतलब वो लोग जो कुछ कचरा उचरा चुनते हो बीच पे आके, तो वो लोग भी वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट द एंड, वो लोग भी घर चले गए होंगे। अब यहाँ पे सीन में कोई नहीं था सिवाय इन तीन लोगों के। तीन लोग कौन कौन है? पहला तो है डॉक्टर सदाव, दूसरा है उनकी वाइफ हैना, और तीसरा है अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर।
एक इंसान जो आया है। What shall we do with this man? सदाव मटर्ड मतलब स्पीक इन अ लो वॉइस। तो सदाव एक सवाल पूछते हैं कि क्या किया जाए इस इंसान के साथ, काफ़ी धीमे स्वर में बोलते हैं। But his trained hands seemed of their own will to be doing what they could to stanch the fearful bleeding। इतना बोलते ही उनका जो हाथ है, उनका हाथ काफ़ी ट्रेंड है, बिना सोचे ही उनका हाथ अपने आप कहाँ चला गया, उस घाव के ऊपर चला गया। टू स्टेंच मतलब टू स्टॉप द ब्लीडिंग, वो खून जो निकल रहा था वो खून बंद करने के लिए उनका हाथ अपने आप काम करने लग गया। ठीक है। ही पैक्ड द वुंड विद द सी मॉस डैट स्ट्रूड द बीच। वो क्या करते हैं कि उस घाव को सी मॉस से, मतलब सी मॉस आपको दिख रहा होगा फोटो में भी, तो हरा हरा टाइप का पौधा होता है जो समुद्र में तैरते होता है। स्ट्रूड मतलब स्कैटर्ड द बीच में इधर उधर फैला हुआ था, उस पौधे को उठाकर उस घाव को भर देते हैं ताकि थोड़ी देर के लिए खून रुक जाए उससे। द मैन मोन्ड विथ पेन। तो मैन थोड़ा कहराता है दर्द के मारे। इन इज स्ट्यूपर का मतलब होता है कि अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, अभी भी बेहोशी की हालत में ही वो कहराता है दर्द का मारे। बट ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन वो जागता नहीं है, वो अभी भी बेहोशी में ही पड़ा हुआ है। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाव सेड आंसरिंग हिमसेल्फ। तो आप देख रहे हैं कि सदाव यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन। सदाव पूछा था कि मैन के साथ क्या किया जाए। तो सदाव अभी खुद का ही जवाब देता है कि सबसे अच्छा होगा कि इसको फिर से पानी में रख दिया जाए, सी में रख दिया जाए। नाउ डैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड। अब चूंकि थोड़ा खून रुक गया था, उन्होंने सी मॉस से बंद कर दिया था उस घाव को, खून रुक गया था, तो वो खड़े हो गए, स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड, और हाथ में जो मिट्टी लग गया था उसको झाड़ दिए। येस अनडाउटेडली दैट वुड बी द बेस्ट, हैना सेड स्टेडीली। तो हैना भी काफ़ी सीरियस के साथ बोलती है कि हाँ वही अच्छा होगा, इसको फिर से पानी में डाल दो। बट सी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन। लेकिन इतना बोलते हुए भी वो उनका निगाह जो था हैना का, वो उसी को देखे जा रही थी, अमेरिकन को देखे जा रही थी। इफ़ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड। तो हैना बोलती है कि अगर हम इस वाइट मैन को अपने घर में रखते हैं तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि एक दुश्मन को अपने घर में रखना अलाउ नहीं है। एंड इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई। और अगर ये लोग इस इंसान को आर्मी को सौंप देते हैं, प्रिजनर के रूप में सौंप देते हैं, तो इतना तो पक्का है कि ये इंसान को मार दिया जाएगा, सदाव सेड। तो देखिए लोग क्या करते हैं। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हैना सेड। तो हैना बोलती है कि सबसे अच्छा चीज़ यही होगा कि इसको फिर से पानी में रख दो। बट नीदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन दोनों में से कोई नहीं हिलता है। दे वेयर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इनर्ट फिगर। रिपल्सन का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। एक काफ़ी घृणा का भाव से वो दोनों खड़े होकर देखे जा रहे थे उस इंसान को, अमेरिकन को। व्हाट इज ही, हैना विस्पर्ड। तो हैना बोलती है कि ये क्या है, क्या है मतलब एक आर्मी मैन तो था, लेकिन कौन सा पोजीशन का था वो पोजीशन पूछ रही है ये। देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम डैट लुक्स अमेरिकन, सदाव से। तो सदाव बोलते हैं कि देख के तो लग रहा है ये अमेरिकन है। ही टूक अप द बैटर्ड कैप। वो बैटर्ड कैप, बैटर्ड मतलब टॉर्न एंड वॉर्न आउट, फटा चिटा जो टोपी था वो टोपी उठाते हैं वो उस इंसान का। येस दे आर ऑलमोस्ट गॉन वॉज द फेंट लेटरिंग अ सेलर, ही सेड। तो वहाँ पे बहुत ही ऑलमोस्ट गॉन, बहुत ही हल्का हल्का अक्षरों में लिखा हुआ था, फेंट लेटरिंग था और हल्का अक्षर में लिखा हुआ था, अ सेलर लिखा हुआ था उसमें, फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, और एक अमेरिकन वॉरशिप का सेलर था वो, ये सब चीज़ लिखा हुआ था उस पर। ही स्पेल्ड इट आउट यूएस नेवी, और उस टोपी में लिखा हुआ था यूएस नेवी। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। इससे ये साबित हो गया कि ये इंसान जो था वो एक युद्ध का प्रिजनर है, युद्ध में इसको बंदी बना लिया गया था। ही हैज़ एस्केप्ड, हैना क्राइड सॉफ्टली। तो हैना धीरे से बोलती है कि ये भागा हुआ है इसका मतलब। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वुंडेड, और इसीलिए इसको चोट भी लगा हुआ है। इन द बैक, सदाव एग्रीड, बोला कि हाँ, और वो पीछे में चोट लगा हुआ है। चोट क्या, उनको बंदूक का गोली लगा हुआ है राइट हैंड साइड में, कमर के थोड़े ऊपर में। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर। तो दोनों अपने आप में हिचकिचाए, अब क्या करें, एक दूसरे को दोनों देखे जा रहे हैं। देन हैना सेड विद रिजोल्यूशन, फिर हैना थोड़े एनर्जी के साथ बोलती है कि कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी। बोला कि चलो इसको पानी में रख देते हैं, क्या हम इसको पानी में रख सकते हैं, ऐसे पूछती है। इफ़ आई एम एबल आर यू, सदाव आस्क्ड। तो सदाव बोलते हैं कि अगर हम रेडी हो भी जाए इसको पानी में रखने के लिए, क्या तुम रेडी हो मेरा साथ देने के लिए। नो, हैना सेड। तो हैना बोलते हैं कि नहीं हम तो नहीं रख पाएंगे। बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, बोला कि अगर तुम अकेले कर लो तो काफ़ी अच्छा हो।
सदाव हेजिटेटेड अगेन, तो सदाव फिर से हिचकिचा गए, पानी में रखना नहीं चाह रहे हैं वो। द स्ट्रेंज थिंग इज ही सेड दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी। तो सदाव अपना रीज़न देते हैं, अपना बचाव में बात बोलते हैं कि अजीब बात तो ये है कि अगर ये इंसान होल होता, मतलब अगर ये इंसान पूरा फिजिकली फिट होता, इतना घायल नहीं होता, आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी, हम इसको पुलिस के हवाले कर देते हैं बिना कुछ ज़्यादा सोचे। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मेरे लिए इसके लिए कुछ भी नहीं है, कोई सिंपैथी नहीं है। ही इज़ माई एनिमी, ये मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, सभी अमेरिकन्स मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, और ये तो एक इंसान है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, देखो तुम इसका चेहरा कितना बेवकूफ़ लगता है ये। बट सिंस ही इज़ वुंडेड, लेकिन चूँकि ये अभी घायल है इसलिए अब क्या किया जाए, इतना बोल के रुकते हैं। यू ऑल्सो कैनॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हैना सेड, तो हैना बोलते हैं कि अच्छा तो तुम भी नहीं फेंक सकते हो इनको पानी में, बोलने का मतलब ये है। देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, तो हैना बोलते हैं कि तो सिर्फ हम एक ही काम कर सकते हैं, इसको उठाओ और अपने घर में ले चलो। बट द सर्वेंट्स, सदाव इनक्वायर, तो सदाव बोलते हैं कि लेकिन नौकरों का क्या, वो लोग क्या बोलेंगे। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस एज इंडीड वी मस्ट, सदाव। तो हैना बोलती है कि हम लोग जाके उनको बता देंगे, इनको सर्वेंट्स को बता देंगे कि हम इसको पुलिस के हवाले कर देंगे, जो कि हम करने वाले हैं, हमें करना चाहिए। एज इंडीड वी मस्ट, सदाव। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रेन एंड योर पोजीशन, हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना होगा, आप तुम्हारे पोजीशन के बारे में सोचना होगा, तुम इतने बड़े डॉक्टर हो, तुम्हारे करियर पे कोई दबा ना लग जाए। इट वुड इंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, तो हैना बोलती है कि हम सब पे खतरा आ जाएगा अगर इस इंसान को हम लोग जल्दी से जल्दी प्रिजनर ऑफ वॉर बोल के ना सौंप दे तो। सर्टेनली, सदाव एग्री, तो सदाव बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, इसको तो जल्दी से जल्दी आर्मी को सरेंडर करना होगा। आई वुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, हम इसके अलावा और कुछ नहीं सोच सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसको प्रिजनर ऑफ वॉर बोल के आर्मी को देना पड़ेगा। दस एग्री, तो इतना दोनों एग्री हो गए इस बात पर। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, दोनों एक साथ मिलके उस इंसान को उठाते हैं। ही वॉज वेरी लाइट लाइक अ फोल दैट हैड बीन हाफ स्टाफ फॉर अ लॉन्ग टाइम अंटिल इट वॉज ओनली फेदर्स एंड स्केलेटन, वो काफ़ी हल्का था, लग रहा था कि फोल मतलब एक बर्ड होता है, हैन या फिर कॉक भी समझ सकते हैं आप, एक ऐसा चिड़िया जिसको हाफ स्टाफ मतलब आधे खाने पर रखा है, उसको जितना खाना जरूरत है उसको हाफ उसको खाना जो दिया जाता है उसको बोलते हैं हाफ स्टाफ्ड, तो उसको आधे खाना खिलाकर जिंदा रखा जाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम अंटिल इट इज़ ओनली फेदर्स एंड स्केलेटन, तब तक उसको भूखा रखो तब तक कि जब तक उसके शरीर में सिर्फ फेदर्स और स्केलेटन्स ना बचाओ। मतलब इस इंसान को उस चिड़िया के समान बोला जा रहा है जिसका शरीर में कुछ है ही नहीं, सिर्फ फेदर्स है और स्केलेटन है, इतना दुबला पतला था वो इंसान और बहुत ही हल्का था। सो हिज आर्म्स हैंगिंग दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स, तो उसका बाहाँ जो था वो झूल रहा था, तो वैसे ही करते हुए दोनों उठा लिए उसको और फिर सीढ़ियों के जरिए उठा के एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, और हाउस का जो साइड डोर था उसके जरिए अंदर ले गए। दिस डोर ओपन इनटू अ पैसेज, और वो डोर जो था वो एक रास्ते में निकलता था, एक गली था छोटा सा, एंड डाउन द पैसेज, और पैसेज से चलते हुए दे कैरीड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, वो मैन को जाके एक खाली बेडरूम में जाके रख दिए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर, और वो बेडरूम था सदाव के पिताजी का। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, और जब से सदाव के पिताजी जब से मर गए हैं तब से वो बेडरूम को उतना यूज़ नहीं किया जा रहा था, तो इसीलिए इस इंसान को उस बेडरूम में रखा गया। दे लेट द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, वो इस इंसान को वो नीचे मैट बिछाया हुआ था उस पर रख दिए। एवरीथिंग हेयर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, और इस रूम का कुछ फीचर बताया जा रहा है कि इस रूम में हर चीज़ जो था वो जापानीज फॉर्म में था ताकि वो ओल्ड मैन को खुश कर पाए। ओल्ड मैन कौन, मतलब सदाव के पिताजी को खुश करने के लिए यहाँ पे हर चीज़ जापानीज था। हु वुड नेवर इन हिज ओन हाउस सीट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड, जिनको अपने घर में ही चेयर पे बैठना पसंद नहीं था या फिर फॉरेन बेड पे सोना पसंद नहीं था। ये काफ़ी, उनको हर चीज़ जापानीज वे चाहिए, इनको फॉरेन चीज़ से एकदम सख्त नफरत था, तो चेयर पे भी नहीं बैठते थे, बेड पे भी नहीं सोते थे, इसलिए उनके घर में पूरा मैट बिछाया हुआ था। हैना वेंट टू द वॉल कबोर्ड्स एंड स्लिड बैक अ डोर, तो हैना क्या जाती है, वॉल में एक कबोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे जाती है और वहाँ से स्लाइड करती है एक डोर को। एंड टूक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट,
क्विल्ट मतलब बोल सकते हैं कि रजाई या फिर गद्दा, एक गद्दा निकालती है, काफ़ी सॉफ्ट था वो। सी हेजिटेटेड, और वो गद्दा के लेके थोड़ा हिचकिचाती है वो कि इसको दे कि ना दे। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लावर सिल्क, और उस क्विल्ट का एक फीचर था कि वो उस पर फ्लावर सिल्क का बना हुआ था वो, और उसमें फ्लावर का डिज़ाइन था। एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क, और जो वो कपड़ा था वो काफ़ी पूरा प्योर वाइट सिल्क का बना हुआ था, तो इसलिए वो थोड़ा हिचकिचाती है। तो ये वीडियो ऑलरेडी 36 मिनट्स का हो चुका है, तो इस वीडियो को क्या करते हैं, यहीं पे रोक देते हैं। आप लोग भी थक गए होंगे, आप लोग भी थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। और इस वीडियो का जो अगला पार्ट है वो आपके स्क्रीन पर ही आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। और आप चाहे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप बाकी का पार्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाके पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 जाके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट 2 में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।